अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने लेक्चर के अंदर जो है वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर है हमारा बायोलॉजी का, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है। Affecting enzyme। अच्छा भाई, हमारे पास जो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये मतलब ये कि कौन कौन से ऐसे अनासर हैं जो एंजाइम को पर इफ़ेक्ट करते हैं, उसको या तो काम करने से रोकते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है उसका नाम है टेम्परेचर। ठीक है भाई, टेम्परेचर हमारे पास पहला फैक्टर आता है। अब टेम्परेचर किस तरीके से एंजाइम को काम करने से रोकता है, हम उसकी बात करते हैं। मैं एक चार्ट यहाँ पर बना लेता हूँ, मैं उस चार्ट के ज़रिए आपको एलिब्रेट करने की कोशिश करता हूँ। 0 से 10, 20 से 30। सही। और ये मेरे पास एक स्केल इस साइड पे, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सोन 60 पर सोन चलता जाएगा। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है स्केल, ये टेम्परेचर स्केल है भाई। ठीक है। और आपको पता है टेम्परेचर स्केल किसके अंदर होता है, सेंटीग्रेड डिग्री में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है। और ये जो साइड आपको नज़र आ रही है रेट ऑफ रिएक्शन की साइड है। किसकी साइड है ये रेट ऑफ रिएक्शन की साइड है। आर आर करके लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन की साइड है। ठीक है। अच्छा, इस चार्ट को बनाने का मकसद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चार्ट को बनाने का मकसद सिंपल है, ताकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको इजीली तौर पर समझ आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास पहला फैक्टर जो है वो एंजाइम के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, तो मैं उसको आपको एलिब्रेट करता हूँ कि मेरे पास ये जो साइड है रेट ऑफ रिएक्शन की साइड है, ये टेम्परेचर वाली साइड है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर 0 था तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, यानी 10 पर था, यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, 10 पर था फॉर सपोज। इसी तरीके से मैंने जब हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, मैंने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ। ठीक है भाई। इसी तरीके से मैंने टेम्परेचर को 30 किया, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया, 20 हो गया। ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर को जो है वो 40 कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन और भी क्या हो गया, इंक्रीज़ होने लग गया। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन की रफ्तार। ठीक है भाई, हमारे पास एंजाइम जो है वो किसी भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। और उसने केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को क्या कर दिया है, बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है भाई, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसके अंदर एंजाइम जो है वो तेज़ी से काम करने लग गया और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आकर टेम्परेचर जो हमारे पास जो है ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आकर कोई भी मेरे पास हमारे पास कह दो एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना, क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसा हमारे पास टेम्परेचर जो क्या करेगा, सबसे बेस्ट वर्क करेगा, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी एंजाइम क्या करेगा बेटा, बेस्ट वर्क करेगा, वो होता है बेटा 35। वो कौन सा होता है हमारे पास बेटा, 37। ठीक है। हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास आता है तकरीबन 37 तक आता है। 37 क्योंकि हमारे पास क्या होता है भाई, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन का। ठीक है।
क्या कहा 37 जो है वो क्या है मेरे पास एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ तो 37 सेंटीग्रेड डिग्री क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। तो कोई भी इंजाइम जो है वो 37 के ऊपर अगर आएगा, ठीक है, 37 के ऊपर अगर आएगा तो वो बेस्ट वर्क करेगा। वो क्या करेगा, बेस्ट वर्क करेगा, बेहतरीन तरीके से वो क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी एंजाइम बेस्ट काम कर रहा है उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का। क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या नाम देते हैं भाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है भाई। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी एंजाइम क्या काम कर रहा है, बेस्ट काम कर रहा है, ठीक है, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा। और वो क्या होता है, ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, 37 होता है। अब क्या किया हमने, देखा कि जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा था, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया कि जहां पर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट हो गई। एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, बेस्ट हो गई, ठीक है भाई। एंजाइम की एक्टिविटी क्या होना स्टार्ट हो गई है, बेस्ट होना स्टार्ट हो गई है। और वो कौन सा है भाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। वो कौन सा है भाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो कितना होता है, 37 होता है। अब मैंने टेम्परेचर को और इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे अब मैंने मजीद टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, 37 से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन की जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो लो होना स्टार्ट हो गया। वो क्या होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्या होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज। तो 37 से अबव अगर मेरे पास क्या हो जाता है, टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है बेटा, तो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, उससे मुतासिर हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास टेम्परेचर क्या हो गया है, 100 सेंटीग्रेड डिग्री पे चला गया, यानी किसी को फीवर है 100 सेंटीग्रेड डिग्री पर है, तो याद रखिएगा बेटा उस सूरत के अंदर हमारे पास जो हमारे एंजाइम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही डी नेचर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। डी नेचर का मतलब ये कि आपको एक बात बता दूं कि एक दफ़ा अगर आपकी बॉडी में एंजाइम चला गया तो आपकी बॉडी उसको दोबारा नहीं बनाती है, ये बात याद रखिएगा। ये एंजाइम अगर मेरी बॉडी में डी नेचर हो गया कोई भी, तो फिर वो दोबारा से क्या नहीं होता बेटा, वो दोबारा से नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा। तो 100 सेंटीग्रेड डिग्री के ऊपर आकर कोई भी जो एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है, डी नेचर हो जाता है। अगर मैं बात करूं 100 और 0 सेंटीग्रेड डिग्री पे अगर बात हो, सर्दी है कहीं पर और टेम्परेचर क्या है आपकी बॉडी का, फॉर सपोज आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड डिग्री हो गया, अल्लाह ना करे, तो इस सूरत में क्या होता है, एंजाइम जो है वो डी नेचर नहीं होता बल्कि अपनी एक्टिविटी रोक देता है, एक्टिविटी स्टॉप कर देता है। क्या स्टॉप कर देगा, जो काम करने का उसका वो होगा, ठीक है, वो अपना क्या कर देगा बेटा, काम करना रोक देगा, एक्टिविटी क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। जैसे ही फिर उसको नॉर्मल या सुइटेबल टेम्परेचर मिलेगा तो वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो 100 सेंटीग्रेड डिग्री में डी नेचर हो गया एंजाइम, वो दोबारा से क्या होगा बेटा, वो दोबारा से हम उसको शेप नहीं दे सकते, वो अपने आप को दोबारा से, चाहे आप उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दो तब भी जाके वो आपके पास जो डी नेचर हुआ हुआ एंजाइम है वो कभी भी दोबारा काम नहीं करेगा, ये बात याद रखना। अच्छा, ये तो था मेरे पास बेटा क्या, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ पीएच, ठीक है। हमारे पास दूसरा क्या आता है, इफेक्ट ऑफ पीएच। अब इफेक्ट ऑफ पीएच के अंदर क्या है, पीएच तो आपको एक चीज पीएच के बारे में पता है कि पीएच का क्या मतलब होता है। पीएच का मतलब क्या होता है भाई, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भाई, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ की एसिडिटी को मालूम करने के लिए, यही होता है ना, कोई कौन सा जो है हमारे पास एसिडिक है, कौन सा क्या है मेरे पास बेटा बेसिक है, इन तमाम की तमाम चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मालूम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, आपके पास पीएच स्केल है, ठीक है, पीएच स्केल में जो 7 होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 8 ये 9 ये 10 11 12 13 14। एक चीज़ तो आपको पता है कि 7 से इस साइड की तरफ यानी 1 से लेकर 6 तक जिसका भी पीएच होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, वो कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और 7 के बाद यानी से 8 से लेकर 14 तक,
8 से लेकर क्या 14 तक जिनका जो पीएच है, 8 से 14 तक जिनका भी पीएच है, वो जो कहलाते हैं बेटा वो बेसिक कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? बेसिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है भाई, पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, एक्टिविटी को मुतासिर करने में। और हमारी, अगर मैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं, तो वो उनका जो ह्यूमंस के अंदर वर्क करने का रेंज है वो क्या है? 7 to 8। ठीक है, जितने भी हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो तकरीबन जो उनकी पीएच होती है वो 7 से लेकर 8 तक ही होती है। ठीक है, वो 7 से 8 तक की पीएच में क्या करते हैं? काम करते हैं। थोड़े बहुत को छोड़कर, जैसे गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो होते हैं, जो स्टमक के अंदर सिक्रीट होते हैं, उनको छोड़कर, जैसे पेप्सिन है, ठीक है भाई, उसका जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो 1.4 होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर और मैं बात करूं 1.5, 2.5, बहुत सारे हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ज़्यादातर एंजाइम होते हैं वो उनकी जो रेंज होती है वो 7 से 8 तक होती है, यानी वो न्यूट्रल के अंदर दरमियान में होते हैं, न्यूट्रल होते हैं वो, यही समझ लो। ठीक है, यानी वो न्यूट्रल मीडियम में काम करते हैं। जो हमारे डाइजेस्टिव, ज़्यादातर जो हमारे डाइजेस्टिव, अगर मैं बात करूं सिवाय गैस्ट्रिक एंजाइम्स को छोड़कर, गैस्ट्रिक एंजाइम कौन से होते हैं? पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम ये होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन की अगर मैं पीएच की बात करूं तो बेटा पीएच जो आपकी बुक में जो लिखी है वो पीएच वो लिखी भी है उन्होंने 1.4। ठीक है, 1.4 इन्होंने बताई है। ठीक है भाई, तो अब ये इसका ऑप्टिमम पीएच है। ऑप्टिमम पीएच का क्या मतलब है? यानी पेप्सिन इस पीएच के ऊपर बेहतरीन वर्क करेगा। ठीक है, इस पीएच के ऊपर क्या करेगा? बेहतरीन वर्क करेगा। ठीक है भाई, आप जैसे जैसे इसमें ना पीएच को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर अगर आप उसकी पीएच को बढ़ाएंगे तो वो अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। यानी मिसाल के तौर पे पेप्सिन है, पेप्सिन का मैं मिसाल यहाँ पे बना रहा हूँ। पेप्सिन का मैंने क्या बताया? पीएच क्या होता है? 1 होता है, 1.4 होता है। ठीक है, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन का, ये इसका जो है मेरे पास पीएच वाली लाइन है। ये पेप्सिन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया? पेप्सिन के पीएच को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, पीएच को क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। पहले क्या था भाई मेरे पास? वो 1 था, फिर 1.4 किया, बेस्ट काम करना स्टार्ट हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मैंने 2 कर दिया, फिर बढ़ रहा है, 3 कर दिया, फिर बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जिसके ऊपर डिक्रीजिंग आना स्टार्ट हो गई इसके वर्क के अंदर। क्यों? क्योंकि एक लिमिट तक ये अपनी पीएच को क्या कर सकता है? इस पीएच के ऊपर काम कर सकता है। अगर मैं उस लिमिट को क्रॉस कर लूं तो कभी भी जो मेरे पास पीएच होगा वो काम नहीं कर पाएगा, वो बेस्ट काम नहीं कर पाएगा। जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन की रेंज जो होती है 1.4 से लेकर 2.5 तक होती है। 1.4 से लेकर कहाँ तक होती है? 2.5 तक होती है। यानी 1.4 से लेकर 2.5 तक ये बेस्ट काम कर सकता है। अगर मैं इसको 2.6 भी कर देता हूँ, 2.7 भी कर देता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और पेप्सिन का काम क्या होता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो पर ये प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो वो कौन सा पीएच है जिसके ऊपर प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करेगा? वो 1.4 से लेकर 2.5 है। ठीक है, इसके दरमियान के अंदर या 1.4 या 2.5 जो है, यहाँ तक 1.4 से लेकर 2.5 तक पेप्सिन का अगर पीएच है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? प्रोटीन को इजीली क्या कर सकता है? वो डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर इसकी पीएच को मैं बढ़ा रहा हूँ, 2.6 कर रहा हूँ, 2.7 कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, तो फिर पेप्सिन जो है उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और वो इजीली तौर पर, इतनी आसानी से हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास था पीएच के बारे में। अच्छा, ये तो इफेक्ट ऑफ पीएच था। अब अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करता हूँ या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है? सबस्ट्रेट अबे यार, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है भाई? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये होता है, सबस्ट्रेट का क्या मतलब बताया था? कोई भी रिएक्टेंट मेरे पास, कोई भी क्या रिएक्टेंट मेरे पास, वो क्या कहलाता है?
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कहलाता है, सबस्ट्रेट कहलाता है। कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, सबस्ट्रेट की मिकदार। अब मेरे पास यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या मतलब है भाई, मेरे पास एंजाइम है, जैसे जैसे मैंने सबस्ट्रेट को बढ़ाना स्टार्ट किया, मैं अपने पास, एक मिनट, एंजाइम मेरे पास बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 एंजाइम बनाए, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इसका बना दिया सबस्ट्रेट। और कुछ एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट मैं बना रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए आपको, ताकि कुछ चीज़ें मैंने आपको कवर समझा सकूँ उसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में। भाई जैसे जैसे मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाया ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया। जाहिर सी बात है, जब रिएक्टेंट को मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, रिएक्टेंट क्या करेगा, एंजाइम्स के ऊपर आके, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर आकर अटैच होगा, उसके ऊपर आके क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अटैच होना स्टार्ट होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, जितने कम सबस्ट्रेट होंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उतना कम होगा। ठीक है, यही बात है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, मेरे पास 6 एंजाइम थे, उसमें 6 के 6 सबस्ट्रेट मैंने डाल दिए और 6 के 6 सबस्ट्रेट लग गए। अब मेरे पास सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मेरे पास एंजाइम तो 6 ही है, सबस्ट्रेट मेरे पास ज़्यादा है, ये 6 7 8 9 10, मेरे पास 10 सबस्ट्रेट है और एंजाइम कितने हैं, 6। तो अब 6 एंजाइम जो हैं वो 10 सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं कर सकते, 10 सबस्ट्रेट के ऊपर काम वो नहीं कर सकते। वो कितने के ऊपर करेंगे, 6 के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी कितनी की होगी, कितने एंजाइम सबस्ट्रेट को होल्ड करने की होगी, 6 सबस्ट्रेट को होल्ड करने की होगी। एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को एक वक्त में क्या कर सकता है, वो होल्ड कर सकता है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा। लेकिन जब मैंने मजीद सबस्ट्रेट को बढ़ाना स्टार्ट किए, यानी एंजाइम मैंने उतना ही रखे 6 के 6, लेकिन सबस्ट्रेट मैंने बढ़ा दिए, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना स्टार्ट हो गया, मुतासिर होना स्टार्ट हुआ। कैसे मुतासिर होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे पास जो सबस्ट्रेट मैंने रखे हुए थे उनके अंदर कोई रिएक्शंस, वो कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि उनको कोई दूसरा एंजाइम नहीं मिल रहा होगा काम करने के लिए। सारे के सारे एंजाइम्स क्या होंगे, बुक हुए हुए होंगे, उन्होंने दूसरे सबस्ट्रेट ने उनको क्या किया हुआ होगा, होल्ड किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास था बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा, अब ये तो मेरे पास एक्टिविटी तो खत्म हो गई है, एंजाइम एक्टिविटी। इसके बाद आता है बेटा एक एंजाइम इनहिबिटर के नाम से कॉन्सेप्ट आता है। एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, एंजाइम इनहिबिटर किसे कहते हैं हम, एंजाइम इनहिबिटर का मतलब क्या है भाई, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए बेटा, इनहिबिटर किसे कहते हैं, इनहिबिटर का ये मतलब होता है जो किसी भी चीज को रोक दे, किसी भी चीज को इनहिबिट करना, किसी भी चीज को क्या करना, इनहिबिट करना, उसको रोकना। देखें, हमारी बॉडी के अंदर एक लिमिटेड, हमें मिकदार के अंदर, एक लिमिटेड मिकदार के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक मुझे लिमिटेड मिकदार के अंदर मुझे एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, मुझे लिमिटेड क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, मैंने एक रिएक्शन करवाना था, तो उस रिएक्शन जो हो गया वो भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मुझे मिल गया जो चीज़ मुझे चाहिए थी। लेकिन अब मैंने एंजाइम्स जो है वो मेरी बॉडी में मौजूद, वो बार बार उसको क्या करवा रहे हैं, उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो वो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, मिकदार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। हो सकता है जो चीज़ आपकी बॉडी बना रही है, अगर वो एक्सेस में हो जाए तो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करे। तो हमने उस एक्सेस को रोकने के लिए, यानी कोई भी मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा ना बने, एंजाइम किसी भी प्रोडक्ट को ज़्यादा ना बनाए, और एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए हमने इस्तेमाल करते हैं एंजाइम इनहिबिटर का। जिसका इस्तेमाल करते हैं एंजाइम इनहिबिटर को। तो एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, जो एंजाइम को काम करने से रोकें, जो एंजाइम को क्या करने से रोकें, एंजाइम को काम करने से रोकें। तो एंजाइम इनहिबिटर की 2 टाइप्स आती हैं, एक कहलाता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर और एक कहलाता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, ये अपने अल्फाज से ही जाहिर हो रहा है।
पहले मैं आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर समझाता हूँ, फिर नॉन कॉम्पिटिटिव समझाता हूँ। कॉम्पिटिटिव क्या होता है भाई? कॉम्पिटिटिव का मतलब है कॉम्पिटिशन, ठीक है। क्या होंगे? कॉम्पिटिशन होगा भाई, किन के दरमियान? दो सबस्ट्रेट के दरमियान। एक इनहिबिटर वाला सबस्ट्रेट होगा और एक नॉर्मल सबस्ट्रेट होगा, ठीक है भाई। ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ ये नॉर्मल सबस्ट्रेट है, और जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ ये मेरे पास है इनहिबिटर। ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, ठीक है। याद रखिएगा जो इनहिबिटर होता है वो सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है? एंजाइम के एक्टिव साइट के। अब क्या होता है, इस सबस्ट्रेट के, नॉर्मल सबस्ट्रेट और इनहिबिटर सबस्ट्रेट के दरमियान फड्डा होता है। नॉर्मल और इनहिबिटर सबस्ट्रेट के दरमियान क्या होता है? फड्डा होता है, कंपटीशन होता है। ये दोनों आपस में लड़ते हैं। इन दोनों में से जो भी पहले जाकर इस एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, इन दोनों में से जो भी पहले एक्टिव साइट के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा, रेट ऑफ, फिर क्या होगा बेटा? अगर मेरे पास नॉर्मल सबस्ट्रेट वहां पर आकर अटैच हो गया, नॉर्मल सबस्ट्रेट क्या हो गया? आकर वहां पर अटैच हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस एक्टिव साइट के ऊपर नॉर्मल सबस्ट्रेट की जगह पर कोई इनहिबिटर जाकर अटैच हो जाता है, तो फिर मेरे पास क्या होगा? मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर यही होता है कि मेरे पास नॉर्मल सबस्ट्रेट और इनहिबिटर सबस्ट्रेट के दरमियान जो है वो लड़ाई चल रही होती है, और इन दोनों में से जो जीतता है, जो पहले एक्टिव साइट के ऊपर चले जाता है, वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। अगर इनहिबिटर चले जाता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा, और अगर नॉर्मल सबस्ट्रेट चले जाता है तो फिर हमारे पास दोबारा से क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा मेरे पास आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं भाई? तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं कि हमारे पास इन एंजाइम्स के दरमियान कोई भी कंपटीशन, इन सबस्ट्रेट के दरमियान कोई भी कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिंपल सा, मेरे पास ये नॉर्मल सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये नॉर्मल सबस्ट्रेट हमेशा कहां पर जाकर अटैच होता है भाई? अटैच होता है आपके एक्टिव साइट के ऊपर जाकर। लेकिन आपके इस एंजाइम के एक पार्ट के ऊपर, एक्टिव साइट से दूर एक हिस्से की तरफ एक साइट होती है जिसको आप लोग नाम देते हो एलोस्टेरिक साइट, सॉरी, एलोस्टेरिक साइट होती है, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? एलोस्टेरिक साइट वो साइट होती है जहां पर हमारे पास ये इनहिबिटर आकर अटैच होता है, ठीक है। एक इनहिबिटर यहां पर आके क्या होगा? अटैच, ये जो साइड पे दिखा रहा हूं ना, जहां पर ये रेड से, यहां पर आकर ये एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। कौन सी साइट कहलाती है? ये एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। एलोस का मतलब होता है अवे, एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइड का जो वर्ड है वो निकला है एलोस से। एलोस का मतलब होता है अवे, किस, दूर। किससे दूर? एक्टिव साइड से दूर एक हिस्सा होता है, या ये नीचे जो मैंने सर्कल से बनाया है, इस साइड के ऊपर आकर हमारे पास एक इनहिबिटर आकर अटैच हो जाता है। वो इनहिबिटर जैसे ही वहां पर आकर अटैच हो जाता है, हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? रुक जाती है। यहां पर मुझे नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जाकर मेरे पास क्या हो जाता है? हमारे पास अटैचमेंट हो जाती है किसी भी एक, किसकी बेटा? इनहिबिटर की। वो वहां पर जाके क्या कर देता है? एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। ये हमारे पास था एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशंस आती है एंजाइम्स की। तो वो क्लासिफिकेशंस जो है वो इसमें क्लासिफिकेशन में एज सच कुछ समझने वाला नहीं है, तो फिर हम लोग जो है अपने चैप्टर को यहीं पर ही एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर क्लासिफिकेशन के अंदर यही होगा कि दो हम लोग क्लासीफाई करते हैं एंजाइम्स की दो बेसिस के ऊपर। एक तो रिएक्शंस की टाइप को देखते हुए हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, और एक सबस्ट्रेट को देखते हुए हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस की बुनियाद के ऊपर अगर मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ एंजाइम्स की, तो वो कैसे होगी भाई? एक दो समझा देता हूँ, ज़्यादा कोई डीप में इसमें मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मेरे पास आता है ऑक्सीडो ऑक्सीडो रिड्यूक्टेज,
ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होता है ये क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाता है। ऑक्सीडो ये ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर कोई एंजाइम करवा रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। इसी तरीके से एक और एंजाइम आता है उसको हाइड्रोलेज कहते हैं। हाइड्रोलेज का काम क्या होता है, वो बॉन्ड को ब्रेक करता है। किसकी मदद से, वाटर की मदद से बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। इसी तरीके से एक और एंजाइम आता है, हम उसको नाम देते हैं लाइएज का, ठीक है, लाइएज का नाम देते हैं। लाइएज का क्या काम होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसको ब्रेक करता है। इसी तरीके से ट्रांसफरेज है, ट्रांसफरेज का काम क्या होता है, ये एक जगह से किसी सब्सटेंस को उठाएगा दूसरी जगह पर जाकर उस सब्सटेंस को दे देगा। फिर इस तरीके से लाइगेस आता है। लाइगेस का क्या करेगा भाई, ये हमारे पास क्या करवाते हैं, डीएनए, जैसे डीएनए आरएनए पॉलीमरेज रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर हमारे पास कंडेंसेशन करवाते हैं। ये खैर आगे बहुत डिटेल है इसके बारे में, हम इसको पॉलीमरेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। इसी तरीके से अगर मैं सबस्ट्रेट की बुनियाद के ऊपर, क्या अगर मैं सबस्ट्रेट कह रहा हूँ, सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट की बुनियाद के ऊपर अगर मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ एंजाइम को, तो कैसे करूँगा, एक दो एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैं सबस्ट्रेट की बुनियाद के ऊपर अगर मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, लाइपेज है। लाइपेज का क्या काम होता है, लाइपेज का फंक्शन क्या होता है, किसके ऊपर एक्ट करता है, ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, लिपिड के ऊपर, एक्ट ऑन लिपिड, यानी ये तेल वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ये उनको तोड़ेगा, ये उनको ब्रेक डाउन करेगा। उनको तोड़ने का काम किसका होता है, लाइपेज का होता है, ठीक है। इसी तरीके से अमाइलेस है। अमाइलेस किसको तोड़ता है, हमारे पास माल्टोस को उसको अमाइलोस के ऊपर काम करता है, ठीक है। और वो अमाइलोस को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको पढ़ा भी था हमने। इसी तरीके से सेल्यूलेस होता है। सेल्यूलेस क्या करता है भाई, सेल्यूलेस जो है वो सेल्यूलोस को तोड़ता है। इसी तरीके से सुक्रेस है। सुक्रेस क्या करता है, सुक्रोस को तोड़ता है, ठीक है भाई। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की हुई है। आप खुद भी इसको जो है वो बुक से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जाके हम अपने इस चैप्टर को भी इख्तिताम पजीर करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।